नमस्कार दोस्तों। आज कुछ मैं अलग आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ। इनमें से जो चीज़ें हैं उनको हम पहले से ही जानते हैं। भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा, हंगर, माल न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी। आपने कई बार सुना भी होगा। क्या आपको पता है कि ये क्या है? भूख किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं और खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा जब आप करोगे तो भूख वैसी स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को या किसी समाज को या किसी एक वर्ग को खाने के लिए पर्याप्त खाना न मिलता हो तो उसे हम भूख की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे 3 टाइम खाना मिल रहा है तो 2 टाइम मिलता हो या 1 टाइम मिलता हो तो हम कहते हैं ना कि भूखे रह रहा है, या भूख मतलब उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, भूखमरी हो गई है। क्योंकि भूखमरी हो गई क्योंकि अनाज मतलब उतनी मात्रा में मिल नहीं पा रहा है या उनके पास पैसे नहीं है। इस तरीके की बातें जब होती है तो उसे भूख की श्रेणी में रखा जाता है। कुपोषण की श्रेणी में खाना मिल तो रहा है, खाना मिल रहा है पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो तत्व चाहिए हमें, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, इनकी मात्रा जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। और इससे क्या होता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। सामान्यतः यदि आपका पालन पोषण ठीक ढंग से 5 साल तक हो गया है तो आप कुपोषित नहीं हो पाते हैं उतने। लेकिन यदि आपका पालन पोषण बहुत अच्छे से, न्यूट्रिशन नहीं मिला है आपको, जैसे माँ का दूध नहीं मिला है या बहुत न्यूट्रिशन नहीं मिला है। अब दरअसल होता क्या है कि माँ का दूध भी मिले तो कैसे मिले, माँ को भोजन ही नहीं मिला है, तो इस तरीके से कुपोषण की समस्या आती है। और अब आती है बात खाद्य सुरक्षा की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा से आशय मैंने कई लोगों से पूछा, मेरे जानने वाले कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछा कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। वो सही जवाब नहीं दे पाए, है ना। वो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यही समझते हैं कि खाने पीने का सामान मिल जाए, खाने पीने का सामान हो। पर इसके लिए 4 चीज़ें, ये 4 आवश्यक शर्तें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, पहली शर्त है फूड अवेलेबिलिटी, मतलब खाने की उपलब्धता हो। ठीक है। दूसरी शर्त है खाने तक पहुँच हो हमारी। अब जैसे खाने की उपलब्धता तो है लेकिन पहुँच ही नहीं है वहाँ तक, तो हम कैसे जाएंगे? सवाल ही नहीं कि वहाँ तक हम पहुँच जाएं। खाना तो है रखा हुआ, जैसे मान लो कि खाने की उपलब्धता, मॉल में बहुत ज़्यादा अनाज भरा हुआ है लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, या हम वहाँ से, तो खाने की उपलब्धता हो और एक्सेस भी हो, हम वहाँ तक पहुँच सके। साथ ही साथ की स्टेबिलिटी भी हो, ये नहीं कि आज है कल नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी हो कि ये लगातार हो। और चौथी बात, हम उसके उपयोग करने लायक या उपभोग करने लायक हमारे पास पैसे हो। और ये जो खाना है ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसको हम आसानी से खरीद सकें। आपने देखा होगा कि आप यदि FAO की यदि आप चाहें तो रिपोर्ट मांग ले, मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, तो मैं अभी दे देता हूं आपको नंबर, व्हाट्सएप कर दें तो मैं FAO की रिपोर्ट दे दूंगा। FAO की एक रिपोर्ट आई है, बहुत समराइज है, 36 पेज की है, 2022 की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि जो विकसित देश हैं वो उचित भोजन की कीमत कम रखते हैं। कम क्यों रखते हैं, इसके पीछे कारण है। कम इसलिए रखते हैं ताकि जो उसके नागरिक हैं वो स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, GDP में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य रहेगा तभी वो काम कर पाएगा। और काम किसी भी क्षेत्र में करे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे किसी भी व्यवसाय में हो या किसी भी तरीके का काम करे, यदि स्वस्थ मनुष्य है तो वो बीमार मनुष्य की अपेक्षा अधिक काम कर पाएगा। और अधिक काम कर पाएगा तो उसका सीधा सीधा योगदान कहाँ मिलेगा, सेवा क्षेत्र में या उत्पादन क्षेत्र में।
तो सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी में। तो विकसित देश यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके नागरिकों को संपूर्ण आहार या उचित भोजन कम कीमत पर उपलब्ध हो। ठीक है, तो आप बताइए कि भारत जैसे देश को कम कीमत पर खाद्य जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार से उपलब्ध कराना चाहिए और क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, द हिंदू, जो रोज होता है, और क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपको रोज पढ़ेंगे तभी आप फायदा हो पाएगा आपको, नहीं तो यदि आप छोड़ के पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत फायदा आप इसका उठा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज के अखबार की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं आज का अखबार। ठीक है, एमिड फ्लड्स पाक ओपन टू रीस्टार्टिंग ट्रेड विथ इंडिया। ठीक है, फ्लड आया हुआ है। फ्लड जो है तो बलोचिस्तान जो और सिंध है ना, जो पाकिस्तान का निचला भाग है ना, निचला भाग है, उसमें पूरे का पूरा बाढ़ से डूबा हुआ वो क्षेत्र है। लगभग आधी जनसंख्या उसकी बाढ़ में डूब चुकी है और उसके कारण वो भारत से व्यापार शुरू करना चाह रहा है, यह कर लेगा। पाकिस्तान ने पूरे विश्व से मदद मांगी है। बाढ़ की समस्या इतनी विकराल है, एक तो पहले से ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आपने देखा होगा कि यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट वहाँ बढ़ा हुआ है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और उसके बावजूद या उसके बाद ऐसी त्रासदी आई है जो 75 साल के इतिहास में, जो 75 साल का पाकिस्तान है उसके इतिहास में ऐसी त्रासदी कभी नहीं आई है। यदि इस प्रकार की त्रासदी आती है तो क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या किस तरीके की चुनौतियां उत्पन्न होंगी, इसके बारे में जानिएगा। साथ ही साथ भारत क्या मान जाएगा ट्रेड के लिए, या भारत सहायता करेगा, या सहायता करेगा तो क्या कारण है कि भारत को सहायता करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 6 पे सीधे, क्योंकि इसके बाद तो है नहीं इधर कुछ, तो पेज नंबर 6 पे हम चलते हैं। देयर आर नो इजी आंसर टू द फ्रीबीज इशू। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुफ्त की रेवड़ी का कोई भी वो आसान मतलब आंसर नहीं है, आसान उत्तर नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि अभी लोगों ने कहा है कि जब चुनाव हो, अभी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने कहा है कि जब चुनाव हो और उस समय कोई भी वादा किया जाए, किसी भी प्रकार का वादा किया जाए और वो वादा मुफ्त का हो, तो वो वेलफेयर स्कीम नहीं है, वो वेलफेयर स्कीम नहीं है। क्योंकि आप कब वादा कर रहे हैं, चुनाव के समय। तो जब चुनाव के समय वादा कर रहे हैं तो वे वेलफेयर स्कीम नहीं है, उसे फ्रीबीज के मायने में ही रखा जाएगा या फ्रीबीज के ढांचे में ही रखा जाएगा, मुफ्त की रेवड़ी ही मानी जाएगी। ठीक है, तो फ्रीबीज के बारे में और थोड़ा सा पढ़िए क्या दिक्कतें आएंगी। उसके बाद है क्यूरिंग द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम है उसमें पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी एक तरीके से जो हम कोई भी केस आता है उसके लिए जो जुरिस्डिक्शन है वो पैट्रियार्की सिद्धांत पे काम करता है। चाहे किसी पे रेप वाला मामला हो या किसी तरीके की असॉल्ट का मामला हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो, और महिलाओं से जुड़े जो खास करके मुद्दे हैं उनमें जो है वो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो किस प्रकार से कार्य करता है या क्या नुकसान पहुंचते हैं, इसके बारे में बात की गई है। पढ़िए आप इसको। चैलेंज ऑफ सब नेशनल फिजिकल करेक्शन है ना। चैलेंज द सेंटर एंड स्टेट नीड टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर एंड द एडहेयर ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है, तो सब नेशनल मतलब अर्ध राष्ट्रीय या एक तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है इसी के बारे में पूरी बात की गई है ना। और कैसे किस तरीके से डिवाइड होता है और किन चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है, किन में क्या दिक्कतें आती हैं, इसी के बारे में बात की गई है। तो आप इसे देखिए। इसके बाद है द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ
जरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल, ठीक है। जो बेल होती है ना, जो जमानत होती है वो किस प्रकार की होती है, कौन सी नॉन बेलेबल होती है, कौन सी बेलेबल होती है, मतलब जमानती कौन सी गैर जमानती होती है, कौन सी जमानती होती है, इसके बारे में बात की गई है। और बात की गई है कि बेल क्यों मिलना चाहिए हमें, क्या कारण है कि बेल हमें मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीवन का अधिकार है, और भारतीय न्याय व्यवस्था कहती है कि जब तक मतलब हो सकता है कि 97 अपराधी छूट जाएं पर, या 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। इस सिद्धांत पे काम करती है। और अब ये सिद्धांत थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, तो उसी पे बात की गई है कि कौन कौन से बेल होते हैं, किस प्रकार से बेल किए जाते हैं, कब बेल देना चाहिए, कब बेल नहीं देना चाहिए, किस तरीके के ग्राउंड बनाने चाहिए, उसी पे बात की गई है, ठीक है। बेसिक प्रिजम्पशन क्या है, इस तरीके की चीज़ों के लिए ये किया गया है। एक्सप्लेनिंग पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप ऑन ट्रेड विथ इंडिया। पाकिस्तान जो है भारत के साथ किस तरीके का फ्लिप फ्लॉप कर रहा है या ट्रेड जो कर रहा है, उसके बारे में बात की गई है। अभी हम लोगों ने पहले पेज पे पढ़ा। पाकिस्तान में बाढ़ की हालात देख सकते हैं आप, और इस तरीके में अभी पाकिस्तान यदि कह रहा है कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, तो खैर उसके बारे में ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद है ट्राइब कैटेगराइज वर्क डिले बेनिफिट्स अंडर सीड, है ना। ट्राइब कैटेगराइज जो है ये एक थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और इसमें थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम इसलिए देना है कि आप पीवीटीजी ग्रुप जानते होंगे, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, है ना, पीवीटीजी जिनको कहते हैं, उनको जानना है। और दूसरी बात यह है कि 402 एप्लीकेंट ऑनलाइन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर बेनिफिट अंडर द स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड नॉर्मेडिक सेमी नॉर्मेडिक ट्राइब्स, है ना। आपको ये देखना है नॉर्मेडिक और सेमी नॉर्मेडिक ट्राइब किसे कहते हैं। मोर देन 10 करोड़ इंडियंस फ्रॉम 1400 कम्युनिटीज बिलोंग टू दीज ग्रुप्स, सो द लेटेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, है ना। तो आपको ये देखना है। और भारत में नॉर्मेटिव, ठीक है, सेमी नॉर्मेटिव, ऑस्ट्रलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में देखना है। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है कि किस तरीके की वेलफेयर स्कीम की बात की जा रही है, कैसे बेनिफिट लेंगे, इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको देखना है। और मैंने कहा ऑस्ट्रलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, है ना, मंगोलाइड क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। RIL टू स्पेंड 3.5 लाख करोड़ ऑन एक्सपेंशन। जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो कितना खर्च करेगी, 3.5 लाख करोड़, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्लान टू इन्वेस्ट 3.5 लाख करोड़ टू स्केल अप इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग 2 लाख करोड़ ऑन द रैपिड रोल आउट 5G टेलीकॉम सर्विसेज। 5G टेलीकॉम सर्विसेज में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, और इन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक हम रोल आउट कर देंगे, तो ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सीधी सी बात है कि यदि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है तो रोज़गार क्रिएट होगा, और जब खर्च होगा तो ये जीडीपी में थोड़ी मजबूती आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। और इसके क्या मतलब मान लीजिए कि हम विदेशी निवेश की बात करते हैं, ये 2 लाख 3.5 लाख करोड़ का निवेश है, तो ये काफ़ी बढ़िया निवेश है ना। तो इस तरीके के निवेश यदि आते हैं तो रोज़गार में वृद्धि होगी, और रोज़गार में वृद्धि होगी तो लोगों को थोड़ा पैसा मिलेगा, तो थोड़ी सहूलियतें बढ़ेंगी, है ना। तो इस तरीके के ये मतलब ये पूरा का पूरा मामला था, और आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद।